तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग का पढ़ाई अभी तक चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने अपना मतलब छठा जो अध्याय था हिंदी का उसको कंप्लीट कर लिया था और सातवें की ओर आज बढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो इससे पहले वाला था वो क्या था आप लोग का, बताइए आप लोग का कौन सा वो चैप्टर था। जी बिल्कुल, एक लेख और एक पत्र। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन निबंध, जो क्या है ओ सदा नीरा। क्या है ओ सदा नीरा। चलिए हम बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो जैसा कि इसके बारे में यदि देखें तो ये आप लोग को मतलब साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम तीनों में मतलब पूछा जाता है इससे। और ये मतलब गद्य का मतलब 7वां चैप्टर है अपना लोग का, 7वां अध्याय है। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया, जिसका जन्म 1917 को और मृत्यु 1978 को हुआ था। चलिए पहले हम लेखक परिचय की ओर देख लेते हैं। और लेखक परिचय देखने के बाद हम इसका जो मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव होगा, जो इस साल पूछने का चांस बनेगा, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा लेखक है। तो जहाँ तक इसकी लेखक की बात करें तो इसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी। इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। यदि इसकी मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। यदि आगे हम देखना चाहें तो इसका आगे इसका जन्मभूमि है। इसका जन्मभूमि खुर्जा बुलंदशहर शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जो अभी वर्तमान में शाहजहाँपुर जिसका नाम पड़ गया है। ठीक। तो यदि इसका कार्य क्षेत्र की बात करिए, एक नाटककार एवं एक लेखक थे। क्या थे, एक नाटककार और लेखक थे। मान लीजिए आप लोग से पूछ दिएगा कि निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर जी क्या क्या थे या किस किस कार्य क्षेत्र में कार्यरत थे। ऑप्शन ए दे दिया नाटककार, ऑप्शन बी दे दिया लेखक, ऑप्शन सी दे दिया इनमें से दोनों, या ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आगे इसका कार्य देखना चाहें तो देखिए, उन्होंने 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक का काम किया। फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भी चयनित हुए थे और काम किए थे। तो इनका कार्य, इन 3 क्षेत्र में इसका कार्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग के लिए वो लाया हूँ। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, यदि आप लोग इससे पहले कहीं नहीं पढ़े हैं या कहीं पढ़े हुए भी हैं, लेकिन आप लोग को मतलब शॉर्ट्स नोट की जो ज़रूरत है, तो आप लोग इसको लेखक परिचय के तौर पर उतार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे मतलब चांस है कि पक्का न पक्का एक क्वेश्चन का आ ही जाए इस बार 2026 के बोर्ड में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि आगे देखना चाहें तो इसका शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, इन्होंने अंग्रेजी से एमए कंप्लीट किया था, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से किया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर 1941 में जो ICS परीक्षा उत्तीर्ण किया, जो मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद वो प्रशिक्षण के लिए मतलब पढ़ाने के लिए अमेरिका गए और फिर बिहार में शिक्षा सचिव बने। ठीक। तो इनका शिक्षा क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों इसमें शामिल है। इसमें बिहार की भी शिक्षा सचिव भी रह चुके थे। फिर प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भी गए थे। 1941 ईस्वी में ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। इनको ध्यान में रखना है। और इसका MA किस सब्जेक्ट से हुआ था, इंग्लिश से हुआ था। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, इनके यदि सम्मान की बात करें, पुरस्कार की बात करें, विद्या वारिधि उपाधि मिली हुई है। फिर कालिदास अवार्ड मिला हुआ है। फिर बिहार का राजभाषा पुरस्कार मिला हुआ है। ये 3 इसको अवार्ड मिला हुआ है। और मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दिया गया, तो इन तीनों को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसकी मुख्य कृतियाँ की बात करते हैं। तो जिसमें से पहला है कि मेरी बांसुरी, उसके बाद है भोर का तारा, उसके बाद है ओ मेरे सपने, उसके बाद है कोणार्क, फिर बंदी, फिर शारदिया, फिर पहला राजा, फिर कुंवर सिंह का टेक, और ये है गगन सवारी। ये आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ हो गया, जो जिससे आप लोग का अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा 7वां अध्याय ओ सदा नीरा, ये उन्हीं की एक पुस्तक थी बोलते जन, जिससे लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओ सदा नीरा माथुर जी की किस पुस्तक से ली गई है, तो किससे ली गई है, बोलते चंद से। तो ये अपना लोग का देखिए, जैसा कि लेखक परिचय ख़त्म हुआ और लेखक परिचय से हम आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं अपना लोग इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, तो उसको हम देखने वाले हैं। चलिए हम इसको अब ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ने से पहले मैं, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए हम देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव। इनके यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला देखें तो वो पूछा जा रहा है कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। देखिए आप लोगों को मैं ऊपर में बता दिया था कि ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो इसके निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी है नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? क्या पूछा गया है? कब हुआ था? तो कब हुआ था आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर है 15 जुलाई 1916 को, ऑप्शन बी है 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन सी है 17 जुलाई 1918 को और ऑप्शन डी है 18 जुलाई 1919 को। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। जो माथुर जी थे उसका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। तो जिसका भी है उसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था? निधन यानी मृत्यु। इसका मृत्यु कब हुआ था? क्या पूछा गया इसमें मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है कि 12 मई 1976 को, ऑप्शन नंबर बी है 13 मई 1977 को, ऑप्शन नंबर सी है 14 मई 1978 को और ऑप्शन नंबर डी है 15 मई 1979 को। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी जाने वाला है उसका बिल्कुल सही है। जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे उनका निधन 14 मई 1978 को हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों से कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछा गया है? इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिमरिया बिहार और ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लेखक परिचय में बताया था कि ये जगदीश माथुर जी का जन्म खुर्जा जो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो यहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी कमेंट में आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ध्यान में रखिए क्या पूछा गया, कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए ये भारतीय ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी है विद्यावारिधि उपाधि, ऑप्शन सी है कालिदास अवार्ड और ऑप्शन डी है बिहार राजभाषा पुरस्कार। तो यदि आप लोग अभी ऊपर लेखक परिचय को ध्यान से देखे होंगे तो वहीं से ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। तो इसका आंसर हो जाए आप लोग को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए। ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी है उनको विद्यावारिधि, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी ने नहीं लिखी हुई है? क्या पूछा गया कि नहीं लिखी हुई है। ये जो थोड़ा मतलब हिट पॉइंट है यहाँ पे नहीं, यहाँ आप देखिएगा यहाँ पूछा गया कि नहीं लिखी हुई है। तो ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है कि मेरी बांसुरी, पहला राजा और दशरथ नंदन और ऑप्शन नंबर बी है आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है भोर का तारा, कोणार्क, बंदी, शारदिया और ऑप्शन नंबर डी है ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कुंवर सिंह का टेक और गगन सवारी। यदि आप लोग लेखक परिचय को थोड़ा ध्यान से देखे होंगे तो मैंने उसमें इसका पूरा चर्चा किया हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ का दिन इनका लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किस पाठ से आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ सदानीरा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है उसका बिल्कुल सही है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ओ सदानीरा में ही चर्चित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धागर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या होता है? क्या पूछा गया? ये जो धागर शब्द है इसका अर्थ ओरांव भाषा में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारी शरीर का आदमी, ऑप्शन नंबर बी है भारे का मजदूर, ऑप्शन नंबर सी है हल्के शरीर का आदमी और ऑप्शन नंबर डी है लंगड़े शरीर का आदमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है भारे का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो किसने प्रारंभ करवाया?
तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन जी, और ऑप्शन नंबर डी है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इसका आंसर हो जाए, देखिए ये जो है वैशाली महोत्सव, इसका जो आयोजन करना प्रारंभ किए थे वो जगदीश चंद्र माथुर जी ही किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर 10 है कि सदा नीरा शब्द का अर्थ बताइए। क्या पूछा गया है, ये जो सदा नीरा शब्द है उसका अर्थ आप लोग से पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए गर्मी में जल से विहीन नदी, ऑप्शन नंबर बी जल से सदैव परिपूर्ण नदी, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ लाने वाली नदी, और ऑप्शन नंबर डी बिजली के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली नदी। तो देखिए वो सदा नीरा जो है उसका अर्थ होता है जो वो ऐसा नदी जो हमेशा 12 मास जल से भरा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जल से सदैव परिपूर्ण नदी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दुर्भेद शब्द का अर्थ बताइए। क्या पूछा गया कि दुर्भेद शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर एक क्या है कि भेद रहित मनुष्य, ऑप्शन बी है वह लक्ष्य जिसे भेदना आसान हो, ऑप्शन सी है वह लक्ष्य जिसे भेदना कठिन हो, और ऑप्शन नंबर डी है जिसके भीतर घुसना कठिन हो जिससे बहाना मुश्किल हो। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्भेद्य शब्द का अर्थ होता है कि वैसा लक्ष्य या वैसा कोई भी चीज़ जिसको मतलब भेदना बहुत ही कठिन हो, तो उसे ही कहते हैं ये दुर्भेद्य है, मतलब अभेदनशील है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है। देखिए मैंने आप लोग को लेखक परिचय में बताया था कि ये जो मतलब ओ सदा नीरा है वो बोलते छंद से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी की ही पुस्तक है जिसका नाम है बोलते छंद, उसी से लिया गया है ओ सदा नीरा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। देखिए मतलब सदा नीरा जो लिखा गया है तो वो किस नदी को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है गंडक, ऑप्शन नंबर सी है यमुना, और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बी हो जाएगा कि ये जो गंडक नदी है ये गंडक नदी को ही निमित्त या मद्देनजर रखते हुए ये सदा नीरा निमित्त बनाया गया है या लिखा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है निबंध, और ऑप्शन नंबर डी है नाटक। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ये जो ओ सदा नीरा शीर्षक है वो एक प्रकार का निबंध है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष का चर्चा हुआ है या चर्चा आई है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लोग को ऑप्शन नंबर डी, ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं उसी का चर्चा इसमें हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन कराने से पहले यदि आप लोग अभी तक शुरू से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये तिनकटिया प्रथा है इसका संबंध किस चीज़ से। ऑप्शन ए है ईख से, ऑप्शन बी है तंबाकू से, ऑप्शन सी है मसाला से, और ऑप्शन डी है नील से। तो यदि आप लोग इसका मतलब पहले से चर्चा सुने होंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब फेमस प्रथा है जो नील से संबंधित है, तिनकटिया प्रणाली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 17, और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था। देखिए ये यदि आप लोग ये निबंध पूरा पढ़े होंगे तो बहुत ही मतलब मज़ेदार निबंध है, और इसमें एक बांध बन रहा होता है या बैराज बन रहा होता है, तो वो किस गांव में बन रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए है बेलगांव में, ऑप्शन नंबर बी है बेतिहरवा में, ऑप्शन सी है अमोलवा में, और ऑप्शन डी है भैंसालोटन में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जैसा कि मैं आप लोग का कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं और डी बिल्कुल सही है। ये जो बराज है वो भैंसा लोटन में ही बन रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। देखिए, जब गांधी जी मेरठ आए थे तो यहाँ के महंत जो थे उन्होंने उस गांधी जी को अपने मठ में बुलाया था। कहाँ पे बुलाया था? अपने मठ में बुलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर बी है नादिर शाह का, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी का और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए, ये जो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह थे तो उनको जो है गयासुद्दीन तुगलक जी का सामना करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आम्रपाली, ये मतलब अम्रपाली जिसे कहा जाता है, ने तथागत को क्या सौंपा था। ये जो आम्रपाली था वो तथागत को क्या सौंपा था? कदली वन सौंपा था, आम्र वन सौंपा था, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सौंपी थी या अपना भवन सौंपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या, जो भी कमेंट में बताइएगा। तो जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूँ सभी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल बी नंबर सही है। ये जो आम्रपाली था वो तथागत को आम्रवन सौंपा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की है। क्या पूछा गया है? कौन सी कृति माथुर जी की है। ऑप्शन नंबर ए है जानवर और जनावर, ऑप्शन बी है कहानी नई कहानी, ऑप्शन सी है यायावर रहेगा याद और ऑप्शन डी है भोर का तारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, ये भोर का तारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये माथुर जी की लिखी गई कृति है। यदि आप लोग इससे पहले ऊपर देख रहे होंगे या लेखक परिचय पूरा देखे होंगे तो इसमें इसका चर्चा जरूर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो पूरे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। देखिए, ये धांगर एक प्रजाति था जो चंपारण में आया था, वो था दूसरे जगह का, उसी जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है रांची से, ऑप्शन नंबर बी है जमशेदपुर से, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर से, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश से। तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आप लोग का कमेंट देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं और सी बिल्कुल सही है। ये जो धांकर थे वो चंपारण छोटा नागपुर के पठार से आए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन कह रहा है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। क्या पूछा गया? ये जो पंडई नदी है वो कहाँ तक जाती है। ऑप्शन ए है भिकना ठोरी तक, ऑप्शन बी है बगहा तक, ऑप्शन सी है रामनगर तक और ऑप्शन डी है भितिहरवा तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी भितरवा तक। ये नदी कहाँ तक जाती है? भितरवा तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। क्या पूछा गया? ये जो कोणार्क है इसके नाटककार कौन है। देखिए, यदि आप लोग ऊपर में देखे होंगे तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं वो एक नाटककार और उसके साथ साथ निबंधकार भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन नंबर सी है देवेंद्र सत्यार्थी और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। ये जो 10 तस्वीरें हैं ये जगदीश चंद्र माथुर जी की ही रचना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्वेश्चन कहा गया है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम। क्या पूछा है? ये जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम है ये पुस्तक किसने लिखी है।
देखिए ये जो है एक पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए है कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, ऑप्शन सी है मलियज के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश के द्वारा। इसका आंसर जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस विधा के अंतर्गत आता है। मतलब सीधा समझिए ओ सदा नीरा जो है वो किस विधा के अंतर्गत आते हैं। इसका मुझे लग रहा है कि इसका ऊपर भी चर्चा हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक निबंध है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है। ये जो ओ मेरे सपने करके शीर्षक है वो एक प्रकार एकांकी है और वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जगदीश चंद्र माथुर जी, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है बिल्कुल सही है। ये किसका है, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर जी का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। देखिए दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती करने के लिए लाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण को, ऑप्शन बी है क्षत्रिय को, ऑप्शन सी है कुम्हार को और ऑप्शन डी है भाइयाँ को। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो गया से जो है ये जो चंपारण लाया गया था नील की खेती के लिए, यह भाइयाँ करके कोई जाति था उसी को लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये क्वेश्चन कहा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार ये जो सन 1962 की जो बाढ़ का जो दृश्य है जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की याद आई होगी। तो क्या पूछा गया है, देखिए 1962 में जो बाढ़ का दृश्य था उसको देखकर रामचरितमानस के जो मानस में भी क्रोध रूपी नदी की जो बाढ़ थी वो किसकी याद दिलाता है। मतलब सीधा पूछा है कि देखिए 1962 में जो बाढ़ आया था ना उसको उसी को जोड़िए और रामचरितमानस में मतलब ऐसा कौन था जिसका क्रोध उतना उसी के बराबर हो, ठीक, या उसी के आसपास हो। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ लक्ष्मण होता, तो यहाँ लक्ष्मण, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है कैकेयी और ऑप्शन डी है राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी और ये कैकेयी। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन से पहले यदि आप लोग को अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग शुरू से अभी तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है आप लोग के लिए ये हेल्पफुल भी होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो अभी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ताकि उसको भी उससे कुछ लाभ मिल सके। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार, ठीक, कौन सा पाठ, ये जो ओ सदा नीरा पाठ है उसके अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। ये जो आश्रम विद्यालय मतलब हॉस्टल जिसको कहते हैं जहाँ पे रह के आप पढ़ सकते हैं, तो वो जो है कहाँ पर स्थापित किया था। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नालंदा में, ऑप्शन बी है सासाराम भभुआ में, ऑप्शन सी है वैशाली राजगीर में और ऑप्शन डी है बरहड़वा मधुबन और भितरवा में। तो देखिए ये जो तीनों नाम है इनका चर्चा इस कहानी में हुआ है और ये साफ साफ इसमें लिखा गया है कि बरहड़वा मधुबन और भितरवा में गांधी जी ने आश्रम विद्यालय का स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि इस तरीके का और भी कोई दूसरा वीडियो आप लोग के लिए लाएँ तो आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद, यहीं तक, थैंक यू।